हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि जो थर्ड सेमेस्टर है उसका फर्स्ट पेपर आज स्टार्ट होने वाला है, जो कि ओपन बुक एग्जामिनेशन है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमें कमेंट्स किए, मैसेजेस किए और अपनी क्वेरीज शेयर करी, जिसमें उन्होंने कहा कि सर एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसके अंदर आप एजुकेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमें बता सके, ताकि एग्जाम से पहले हम अगर उन क्वेश्चनों को कर लें तो हमारा एक पेपर अच्छे से हो जाए। तो गाइस, आज की नई वीडियो आपकी ऑन डिमांड पे हम लेकर आए। आज कई सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स का पेपर है, जैसे पॉलिटिकल का भी, संस्कृत का भी, हिस्ट्री का भी, जिन्होंने जो सब्जेक्ट चूज़ किया। लेकिन ये आज की ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हो ये एजुकेशन के ऊपर रहने वाली है। तो चले गए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये है आपकी बुक जो थर्ड सेमेस्टर की एजुकेशन की है। इसमें 1 से लेकर 6 लेसन तक आप लोगों के गिवन है। सबसे पहले हम जहाँ पर चैप्टर दिए हैं, पहले उस जगह पर मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर से क्वेश्चंस बनेंगे, और इसके बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, किस चैप्टर से, उसको भी दिखाएंगे, और उसका आंसर आपको क्या लिखना है इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आ चुके हैं विषय सूची पर, जहाँ पर आपके 6 के 6 लेसन यहाँ पर गिवन है, और यहाँ पर से किस कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, पहले ये बात, और उसके बाद में फिर उस चैप्टर को डीप से देखेंगे कौन सा क्वेश्चन और उसका ठीक आंसर आपको क्या लिखना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो है आप लोगों का लेसन नंबर 1, भारत में उपनिवेशवाद और आधुनिक शिक्षा का आरंभ। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन आप लोगों के आज एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नंबर 2, आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन आपका स्त्री एवं आधुनिक शिक्षा, इससे भी एक क्वेश्चन बनेगा। और तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो शिक्षा के विकास में भारत में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, एक क्वेश्चन ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद में आगे नीचे ये कुछ और भी चैप्टर्स हैं, जैसे लेसन नंबर 6, शिक्षा और आरटीआई के विशेष संदर्भ में केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर प्रशासनिक जो भूमिकाएं हैं शिक्षा को लेकर क्या क्या रही है। जैसे हर एक स्टेट बोर्ड की अपनी अलग अलग एजुकेशन पॉलिसी रहती है और केंद्र की अलग होती है। जैसे केंद्र में अगर हम बात करते हैं तो सर्व शिक्षा अभियान है जो पूरे इंडिया के ओवरऑल के लिए चलाई गई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की तो अलग अलग जगह पर अलग अलग, जैसे दिल्ली में हम रहते हैं तो हमें पता होगा, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप लोगों को पता होगा कि उन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट ने भी क्या कर रखा है, अलग से नियम बना रखे हैं। बच्चों की नॉलेज के आधार पर स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कैटेगरी बना रखी है, प्रतिभा, निष्ठा और विश्वास, इस तरीके से उनकी कैटेगरी बना रखी है। और 10th के बोर्ड में भी अब एक अलग से कैटेगरी बना गई है मैथ्स के लिए, स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ। बेसिक मैथ उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे आर्ट्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं, जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, और स्टैंडर्ड उनके लिए जो आगे कॉमर्स या साइंस पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे इसके अंदर कुछ ऐसे ही संदर्भ में आपको पढ़ना होगा। तो चलिए गाइस, अब हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ हमने देखा कि पहला, दूसरा, उसके बाद में चौथा और छठा, ये 4 लेसन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आपको आज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि इन दोनों लेसन से भी बनेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है 5वां लेसन भी। ये थर्ड लेसन में यहाँ पर आज स्किप करना चाहूँगा, इससे आज आपके क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे या ना के बराबर देखने को भी मिल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट लेसन पे हम नीचे आ जाते हैं। फर्स्ट लेसन अभी मैंने आपको बताया भी था कि भारत में उपनिवेशवाद और आधुनिक शिक्षा। तो यहाँ पर सबसे पहले कि जो भारत में एजुकेशन है, पहले उपनिवेशवाद के बाद में कैसे चेंजेस हुई है, इसके अंदर आपको ये पढ़ना है। और मॉडर्न टाइम में, आज के समय में एजुकेशन की क्या वैल्यू है। अगर हम देखते हैं शिक्षा, इसको कोई शिक्षा ना बोल के हमारा विषय भी है, डायरेक्टली हम बोलते हैं एजुकेशन। तो यहाँ पर आधुनिक स्तर पर हम देख सकते हैं कि इंग्लिश की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी बढ़ चुकी है। और हमारे यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आप ये देखेंगे, सबसे पहले परंपरागत शिक्षा हमारी कैसी हुआ करती थी और उन परंपरागत शिक्षाओं में कैसे परिवर्तन किया गया है, कैसे परिवर्तन नहीं किया गया है, और उन परंपरागत शिक्षा में जब परिवर्तन आया तो आज शिक्षा का स्वरूप कैसा हो चुका है, कैसा नहीं। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली बात, औपनिवेशिक काल में जो शिक्षा है वो कैसी है, कैसे नहीं। तो औपनिवेशिक काल में अगर आप देखोगे तो जो लॉर्ड वेलेस्ली थे या फिर और ऐसे वायसराय थे, उन्होंने भारत की शिक्षा के लिए, सुधार के लिए बहुत सारे काम किए। इंग्लिश विश्वविद्यालय बनाए, इंग्लिश स्कूल्स बनाए और इंग्लिश
को यानी पश्चिम की जो शिक्षा है उसको भारत में अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि भारत में उस समय जो शिक्षा पद्धति थी या समाज में जो भेदभाव था उसको कम करने में कहीं ना कहीं औपनिवेशिक काल में जो शिक्षा हमें प्रदान की गई, जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट हमारे वायसराय हैं जिनका नाम है लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले इन्होंने अपने कुछ सुधार भी किए थे। अगर आप अभी पढ़ेंगे इसके अंदर तो आपको पता चल जाएगा। नीचे एक अलग से क्वेश्चन भी आता है कि भाई लॉर्ड मैकॉले जी कौन थे। लॉर्ड मैकॉले जी के जो कौन थे ये तो क्वेश्चन बनता ही है, लेकिन साथ में अगर आप देखेंगे तो इनकी प्रमुख विशेषता क्या थी विवरण पत्र की, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इसको भी एक बार प्रिपेयर कर लेंगे। ये पेज नंबर आप देखेंगे 6 पर है, पेज नंबर 6 पे आप इसको प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पर टैगोर जी और गांधी जी के शिक्षा पर विचार है, आपको ये भी प्रिपेयर करना है। टैगोर जी और गांधी जी के जो नई तालीम और नई शिक्षा है इसके ऊपर क्या विचार है, पेपर है, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो टैगोर जी और गांधी जी के दोनों के विचार कॉमन थे। अगर आप देखेंगे तो दोनों ने ब्रिटिश शिक्षा का विरोध किया था। टैगोर जी जो थे वो पहले एशियाई थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और गांधी जी जिन्होंने खुद ब्रिटिश जाकर शिक्षा ग्रहण करी थी, ब्रिटिश शिक्षा ग्रहण करी थी, लॉ की पढ़ाई करी थी, लेकिन बट फिर भी इन्होंने ब्रिटिश की शिक्षा का इन्होंने विरोध किया था। विरोध क्यों किया था? रीजन सिंपल सा ये है क्योंकि ब्रिटिश शिक्षा पूरी तरीके से अपनी संस्कृति का ही प्रचार प्रसार करती है सिर्फ और सिर्फ। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अन्य विचारक भी हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, अरविंदो जी, महात्मा गांधी जी, टैगोर जी, इन सबके लगभग विचार जो थे वो कॉमन ही थे इस मामले में, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश शिक्षा का विरोध किया था। इसके बाद में आप नीचे आएंगे, अगर एग्जाम में आपका आ जाए गांधी जी की तल्लीमता के बारे में या तल्लीम के बारे में बताइए कि क्या विचार हैं, तो आप लोग उसमें भी समझ जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को टैगोर की और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आप देखेंगे टैगोर के अनुसार उनकी शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, यानी टैगोर जी ने जो शिक्षा पे विचार दिए थे अपने, तो वो उसकी क्या वैल्यू थी, क्या वैल्यू नहीं थी। जैसे इनके कई सारी वैल्यू थी इसके अंदर, जैसे शारीरिक विकास भी होना चाहिए शिक्षा के साथ, यानी सिर्फ मानसिक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या ऐसी चीज़ें सिर्फ पढ़ाई जा रही है। बौद्धिक विकास तो, लेकिन शारीरिक विकास भी हो, साथ ही साथ नैतिक और आध्यात्मिक, यानी हम अपनी संस्कृति, अपनी बोली, अपनी विचार, इन सब चीज़ों को ना भूल जाएं। ये भी इसके अंदर विशेष रूप से संदर्भित था। और इसके बाद में नीचे अगर आप देखेंगे इन्होंने कुछ सिद्धांत भी दिए थे। गांधी जी के तल्लीमता के विचार ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दोनों की एक साथ आप एक पिक्चर भी देख सकते हो, इसमें इन्होंने शो भी किया है। और इन्होंने अगर आपसे आ जाए तल्लीम के बारे में तो आप समझ जाना कि गांधी जी की शिक्षा के विचार है, और विचार दोनों के लगभग कॉमन है, इसीलिए दोनों को एक साथ भी आपको बताया गया है। ठीक है, आप इसको भी प्रिपेयर कर लेंगे। इसको प्रिपेयर करने के बाद में आप थोड़ा और नीचे आएंगे स्कूल करके, तो आज जी आधुनिक शिक्षा है, ये दोनों के दोनों क्या चाहते थे कि भाई शिक्षा के साथ साथ बच्चों को जो कुछ कौशल है, कौशल भी सिखाया जाए ताकि आगे चल के वो उन कार्यों में निपुण हो जाए, और ये कौशल उनकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो शिक्षा के साथ साथ उनको क्या हो कि उन्हें कई सारे कौशल भी सिखाए जाए, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसके बाद में ताकि उनका कई सारे अगर हम देखेंगे उनके उद्देश्य थे, इन सब उद्देश्यों को आप पूरे एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि आप लोगों को लिखना ही लिखना है। ओपन बुक एग्जामिनेशन में आपको प्रिपेयर करके सुनाना तो नहीं है, इसीलिए आप एक बार इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे ताकि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आए तो आप लोग उसको ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ना हो। एक शिक्षक की शिक्षा में क्या भूमिका है, तो ये भी एक शॉर्ट नोट में आ सकता है। वैसे शॉर्ट नोट अब की बार नहीं आएगा क्योंकि 6 क्वेश्चन ही आएंगे जिसमें से 4 आपको करना होगा। ये बाकी आगे जो बच्चे देखेंगे उन लोगों के लिए है कि भाई शिक्षक की क्या भूमिका है। तो ये फर्स्ट चैप्टर इसी प्रकार से आपका खत्म हो जाता है। हम आ जाते हैं सेकंड यूनिट पे, सेकंड चैप्टर पे, जिसमें आधुनिक स्त्रियों के लिए शिक्षा पर कुछ विचार दिए गए। इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है, उनके बारे में ही आएगा। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारे नाम, मैं आपको नाम एक एक करके बता दूंगा जिनके ऊपर बनेगा। सबसे पहला अगर आप देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर यही है कि भाई महिला सुधार के लिए, यानी महिला शिक्षा सुधार के लिए क्या क्या सिफारिशें या क्या क्या आयोग बनाए गए। तो आप देखेंगे दुर्गाबाई देशमुख समिति, अब दुर्गाबाई साउथ कैंपस भी है दिल्ली के अंदर ही, साउथ कैंपस जैसे नॉर्थ कैंपस है वैसे साउथ कैंपस है इन्हीं के नाम पे। तो इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो आगे जो हंसा मेहता जी की समिति है, इसके बाद कोठारी आयोग है शिक्षा के लिए, इसके बाद आगे ये समितियाँ एक एक करके कई सारी हैं। तो आप ये देख लेंगे पेज नंबर 18 और 19 पे आपको मिल जाएगा। अब ये
एग्जाम में अगर आपके आ जाता है तो महिला की शिक्षा के लिए क्या क्या समितियां भारत सरकार द्वारा बनाई गई है, क्या क्या समितियां बनी है महिलाओं के द्वारा, तो ये सारी समितियों का आप चित्रण या इन सबका आप वर्णन कर देंगे। इसके अलावा एक महिला है जिनका नाम है रुकैया सुल्ताना। ये एक मॉडर्न थी जिन्होंने 5 साल के बाद खुद ही पर्दा प्रथा में रहना स्टार्ट कर दिया था, और इन्होंने कैसे महिलाओं शिक्षा के लिए इन्होंने आवाज़ें उठाई, कैसे इन्होंने महिला शिक्षा के ऊपर बात करी, ये भी आपके एग्जाम में देखने को आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। तो इनके बारे में आ जाएगा, जैसे इनका संस्कृत जीवन, जैसे बंगाल में इनका जन्म हुआ था, पहले इनकी जीवन परिचय लिखेंगे आप जब भी क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद में इन्होंने क्या किया था, आप इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं। तो इन्होंने पर्दा प्रथा, महिलाओं की शिक्षा और साथ ही साथ महिलाओं की जो समान नागरिक संहिता है, ऐसे क्षेत्रों में इन्होंने काम करने की प्रयास किए थे। इनके शिक्षा के क्या लक्ष्य और क्या उद्देश्य थे, जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया, आप देख लेंगे। ये इन्होंने पाठ्यक्रम के ऊपर भी विचार दिया था कि भाई ऐसा होना चाहिए पाठ्यक्रम जो महिलाएं आए भी, इंटरेस्ट भी ले। जैसे अगर महिलाएं अगर जिस धर्म की भी हो तो उसको उस धर्म का पढ़ाया जाए, साथ ही साथ उसको खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई, शारीरिक शिक्षा, व्यवसाय, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी अवश्य मिलनी चाहिए। इसके बाद में आप नीचे देखेंगे तो इसके ऊपर इन्होंने कुछ, इसके अलावा कई सारी बुक्स लिखी है इन्होंने महिला शिक्षा के ऊपर। तो आप इन बुक्स में से 2-3 बुक्स का नाम आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप इसको ज़रूर लिखेंगे। इसके बाद में और भी कुछ महिलाएं हैं। देखो ये पश्चिम के विचारों से कैसे प्रेरित थी, कैसे उन पे मानसिकता पे इनके असर आया था, तो इसके बारे में भी यहाँ पर आपको बताया गया है। और इसके बाद में यहाँ पर एक नई लेडी आ जाती है जिनका नाम है पंडित रमाबाई। इनके बारे में भी पेपर में आ सकता है कि पंडित रमाबाई जी का शिक्षा के क्षेत्रों में क्या योगदान है, तो आप इसको भी क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो इनके जीवन के बारे में बताया गया है, जैसे ऊपर बताया था सुल्ताना जी के बारे में, वैसे इनके बारे में भी है। तो इन्होंने प्रेत सत्ता को कैसे चुनौती दी, कैसे इन्होंने विरोध किया था, महिलाओं के ऊपर पुरुषों का कैसे अत्याचार होता है, और उन्होंने कैसे एक ऐसा डोमिनेट सोसाइटी बना रखी है कि भाई महिलाएं आगे बढ़ ही नहीं पाती, इसके बारे में भी इन्होंने विचार दिए थे। इसके बाद में नीचे एक और लेडी है जिनका नाम है वो है ज्योतिबाबाई फुले जी की पत्नी। उन्होंने भी शिक्षा, स्त्री सुधार के ऊपर और महिला सशक्तिकरण के ऊपर अपने विचार दिए हैं, तो उनके बारे में भी आ सकता है। ये देख सकते हो आप, ज्योतिबाबाई फुले ये हैं, और उनकी पत्नी है कि सावित्रीबाई फुले। ये दोनों महाराष्ट्र के थे। इन्होंने कैसे घर घर जाकर शिक्षा का विस्तार किया, ऐसे सोसाइटी में इन्होंने शिक्षा का विस्तार किया जहाँ पर इनको समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। जब भी रास्ते में चलते थे इन पर पत्थर फेंके जाते थे, तब भी इन्होंने एक एजेंडा रखा कि हम महिला की जो स्थिति है उनको सुधारेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्य करेंगे। तो इनके क्या विचार थे ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये एक निचली जाति के थे, फिर भी शिक्षित हुए, और कैसे तैसे करके और उन्होंने कैसे करके अपना पूरा जीवन महिला शिक्षा में गुजार दिया, कैसे महिला शिक्षा के लिए इन्होंने कदम उठाए। तो सबसे पहले तो इन्होंने अपनी पत्नी को ही शिक्षित किया था, और जिसके बाद पत्नी की सहायता से इन्होंने घर घर जाकर महिलाओं को शिक्षित करने का इन्होंने प्रयास भी किया। ठीक है जी, आपको इसको करना है। इसको करने के बाद इसमें और कुछ भी नहीं है, इसकी प्रासंगिकता वगैरह के बारे में हो जाएगा। इसके बाद में आप आगे आएंगे और आप 3rd यूनिट पे आ जाएंगे। 3rd यूनिट मैंने आपको बोला था जो विकास को लेकर है, शिक्षा और विकास को लेकर, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, तो आप उसको एक पल के लिए स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, मानव विकास के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आपके। मानव विकास में सतत पोषणीय विकास क्या है, और शिक्षा और विकास कैसे एक साथ दूसरे के साथ जुड़े हैं, जिसमें आपने देखा होगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो डॉक्टर महबूब उल्लक जी हैं, उन्होंने कैसे शिक्षा के स्तर पर विकास करने के बारे में, या फिर जो देशों के विकास करने के बारे में, उसके बारे में भी उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो इसके बारे में वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं है, तो आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो ये कि मानव विकास सूचकांक क्या है, तो ये डॉक्टर महबूब उल्लक और भारत के जो अमर्त्य सेन थे, इन्होंने अपने 1990 में अपनी एक रिपोर्ट दी थी UNDP के अंदर, क्योंकि ये दोनों ही भारतीय और पाकिस्तान एशिया के थे, जिन्होंने बताया था कि भाई यहाँ का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, HDI जिसे बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे हिंदी में बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। कैसे इन्होंने बताया था कि डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, कैसे डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसके बाद में और नीचे स्क्रॉल करते हैं अगली यूनिट की तरफ। तो अगली यूनिट से देखो क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, वो भी ज़रा हम आपको बता देते हैं। अच्छा, तो ये संवैधानिक रूप से आपका एग्जाम में आ सकता है, ये वाला यूनिट।
ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों को प्रभावित करने वाले कारण, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर को प्रभावित करने वाले कारण। प्रभावित करने का मतलब है जो शिक्षा को बढ़ाता है या तो घटाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, बचपन की शिक्षा, यानी अगर आपने प्रारंभिक शिक्षा नहीं ली है तो आप आगे भी नहीं पढ़ोगे, ये सबसे पहली चीज़ प्रभावित करती है आपको। नंबर 2, अगर आप देखोगे कि अगर आप अभाव के स्तर पर हो, आपके पास में अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो ये भी आपकी शिक्षा को प्रभावित करती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो संचरित शिक्षा, संचरित शिक्षा का मतलब है कि इंसान, जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो अपनी इच्छा से शिक्षा कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है तो आज तो शिक्षा ग्रहण करेगा, लेकिन आने वाले टाइम पे वो शिक्षा को ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद में प्राथमिक शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा जो मैंने अभी आपको बोला उसके बारे में ही बताया गया है, और यहाँ पर उसकी रुचि, उसकी स्वायत्ता, फिर माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा, तो ये ऐसे ही इसके ये प्रभावित करने वाले कारण है। ये देखो उच्च स्तर की माध्यमिक शिक्षा है, फिर विश्वविद्यालय स्तर की भी मे भी पॉसिबल हो सकती है, तो आप इसको भी लिख सकते हो, जैसे ये उच्च शिक्षा आपको मिल गई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इनको, इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद शिक्षा का अधिकार, इसके बारे में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि भाई शिक्षा का अधिकार कौन सा है। और आरटीई के बारे में मैंने आपको बताया था कि अलग से यूनिट भी है, आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन। तो ये क्या है, कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, इसके बारे में आपके एग्जाम में आ सकता है। तो 4 अगस्त 2009 को इसको लागू किया गया, जिसमें कहा गया कि भैया 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है। और ये भारतीय संविधान के 21 आर्टिकल 21 के ए पार्ट में उसमें दिया गया है। और साथ ही साथ क्या है, 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू हो गया ये, यानी आने वाले 1 अप्रैल से, क्योंकि भारत का जो शिक्षा का जो साल है, यानी जो फाइनेंशियल ईयर या फिर एजुकेशन ईयर है, वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। 31 मार्च को रिजल्ट आता है और 1 अप्रैल से शुरू होता है। हालांकि आजकल प्राइवेट स्कूल्स ने इसको अपने हिसाब से डिसाइड कर दिया, वो मार्च में अपना नया सेशन भी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी कुछ विशेषताएं भी बताई गई है सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहाँ पर, तो आप इसको भी देखेंगे, ये पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको भी प्रिपेयर करेंगे ज़रूर। इसके बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो शिक्षा के अधिकार की हमें आवश्यकता क्यों थी, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऊपर जो मैंने अभी वो बताया है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये यूनिट आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है और आप आ जाते हो अपनी अगली यूनिट के ऊपर। तो ये चौथा यूनिट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या चुनौतियाँ नहीं है। तो क्षेत्रीय असमानता एक आप चुनौती कह सकते हो कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में एक चुनौती है, क्योंकि क्षेत्र में अगर समानता नहीं रहेगी, फॉर एग्जांपल एजुकेशन के हम लेवल की बात करते हैं, अगर ग्रामीण इलाके की बात करते हैं, रूरल एरिया की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें शिक्षा के अच्छे साधन नहीं मिलते, लेकिन हम वहीं अर्बन एरिया में आते हैं, शहरी इलाके में आते हैं, तो वहाँ पर हमें शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे सुविधाएँ दिखने को मिलते हैं। तो ये आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे कम्प्लीटली। सामाजिक आर्थिक कारण भी हो सकते हैं जो आपके एजुकेशन को प्रभावित करें। सामाजिक आर्थिक कारण यानी आपकी परंपरा सामाजिक कारण में, और आर्थिक यानी फाइनेंशियली, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप आगे हायर एजुकेशन या अब्रॉड एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी कर लेंगे। इसके अलावा जो आपके जेंडर है, ये भी इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में तो एजुकेशन को प्रभावित करता है। लड़का है 2 साल फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी करने दो। वहीं अगर लड़की है तो ऐसा नहीं है, उसको हम देखते हैं कि समाज में बहुत ज़्यादा कम उसको अहमियत दी जाती है और बहुत कम उसको शिक्षा की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में आज आप खुद पढ़ रहे हो, कॉलेज के अंदर बहुत सारी मे बी लड़कियाँ भी मेरी वीडियो देखेंगी, तो शिक्षा का स्तर सुधर रहा है। लेकिन बट ये भी आज ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरिया में ये भी एक बाधा है हम लोगों के लिए। तो ये भी हो जाएगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन। अच्छा, तो इस वाली यूनिट को हम यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, इस वाले चैप्टर को हम यहाँ पर ड्रॉप करेंगे और हम आगे आएंगे अगले चैप्टर में। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसमें क्या कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके। आपको स्क्रॉल करके ऊपर आना है डायरेक्टली अगले चैप्टर पे, आगे हम अपने अगले चैप्टर पे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शिक्षा के संबंध में संविधान में क्या प्रावधान किए गए, यानी आपको बता भी देता मैंने अभी, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, वही क्वेश्चन यहाँ पर आपका रिपीट होगा। तो ये है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए आज। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो अपने और भी मित्रों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आप लोगों को कुछ सोशल मीडिया के, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।